we are doing a continuation of section 32, depreciation. In depreciation, what we had seen is you will take the cost at purchases less sale, closing value पे depreciation hit करोगे. But now the question arises, what is the actual cost of an asset? Actual cost of an asset is your purchase price, that is your cost price, और उसके ऊपर जो भी एंसिलरी कॉस्ट हुए तुम ऐड करते जा रहे हो. ओके, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, डायरेक्ट कॉस्ट लाइक फ्रेट एक्सेट्रा, योर जीएसटी एक्सेट्रा. अगर तुमको कोई रिबेट मिला है, कोई तुमको टैक्स बेनिफिट मिला है, सेनवैट क्रेडिट मिला है, यू विल सब्ट्रैक्ट इट बिकॉज योर कॉस्ट विल डिक्रीज. सब्सिडी मिला है गवर्नमेंट के पास से, डिक्रीज हो जाएगा तुम्हारा कॉस्ट, वो सब्ट्रैक्ट कर लो. एनी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन. मेरा $100 का मुझे पे करना है. ओके, आई हैव एन इनवॉइस ऑफ $100. व्हेन आई गो टू पे आफ्टर 2 months आफ्टर डिलीवरी इज मेड, आई हैव टू स्टिल पे $100, बट आई विल रिकॉर्ड इन माई बुक्स फॉर इन रुपीज़. तो जब मैंने इनवॉइस रेज हुआ था मेरे पास, ओके, इट वॉज रिटन ओवर द 70 rupees. ओके, हाउएवर इन अ स्पैन ऑफ 2 months बिटवीन द इनवॉइस अमाउंट एंड द एक्चुअल पेमेंट, ओके, द वैल्यू ऑफ डॉलर्स हैज इंक्रीज्ड. तो ये मैं तो दो महीने बोल रही हूँ, कभी कभी 2 साल बाद भी होता है. ओके, दे से दैट the goods that you order, and it could be anything. When you order a machinery, okay, today sometimes the machinery needs to be specifically devised for your company, so it might take longer. So in ये exchange rate fluctuations होते हैं. So here if this was, I'm giving you just an example, 7,000 से ये 9,000 तुमको पे करना पड़ा, your cost has increased by 2,000 rupees. So for you this will be a increase in the cost. You will add over here. Okay, you will add in cost if the add cost if foreign exchange fluctuation, अगर foreign exchange increase हो गया, okay, तो तुम्हारा cost भी increase हो जाएगा. तुम subtract करोगे from the cost अगर foreign exchange fluctuation decrease हो गया. okay, ये अगर 80 का 50 हो गया तो तुमको तो 7,000 के बदले 5,000 बनने पड़े, तो तुम्हारे लिए कॉस्ट डिक्रीज हो गया. ओके, नाउ दिस एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन इज गिवन इन सेक्शन 43A. वील सी व्हेन वी कम ओवर देयर इन डिटेल. वापस एक बार देखेंगे. ओके, नाउ इन वेरियस सिनेरियोज दे आर आस्किंग यू दैट हाउ विल यू कंप्यूट द written down value for these assets. So let's understand, if there is a scientific research, any asset that was previously used for scientific research. Now understand this, we will study this in detail. Scientific research के लिए अगर कोई asset use होता है तो we take a deduction ranging from 100 to 175% of the value of the asset. What is ma'am saying? When we see section 35, we will see this in detail. तो तुमने अगर 100 रुपये का एसेट खरीदा है, 100 रुपये का एसेट खरीदा है, बिकॉज इट इज़ अ साइंटिफिक रिसर्च एसेट, वी आर टेलिंग यू दैट लिसन, even though it is a capital expenditure, it should come in your balance sheet, take a deduction in your P&L. तुम अपने show it as an expenditure, but it is an asset. Yes, it is an asset. It is an it is since even though it is an asset, it is an exception to the rule. What is the rule? That only actual kharche, expenditures are going to be hit in your cost, in your expense sheet, in your P&L. However, if you have incurred expenditure, purchased a scientific research asset, okay, and for the purpose of scientific research, तो वो उन लोग ने बोला है, वो हम देखेंगे सेक्शन 35 जब करेंगे. तब अगर तुमने साइंटिफिक रिसर्च एसेट खरीदा है और तुमने उसके लिए यूज़ किया है, मतलब पूरा डिडक्शन ले लिया है वो एसेट के लिए, वो एसेट के लिए कितना डिडक्शन मिलता है जब हम सेक्शन 35 करेंगे तब देखेंगे. फ्रॉम 100 to 175% इतना डिडक्शन मिलता है. 100 to 175%, मतलब 100 रुपया यूज़ किया तो 175 का डिडक्शन ले लो. ओके, सो हाउ मच विल यू गेट over here, the value of the asset. Now it was already used in your scientific research, लेबोरेटरी में यूज़ किया 5 साल, अब क्या कर रहे हो, अब तुम उसको अपने बिजनेस प्रोफेशन में यूज़ कर रहे हो वो एसेट को. इन दैट केस दे आर सेइंग द वैल्यू फॉर दैट विल बी nil.
तो तुम्हारे लिए वैल्यू ऑफ योर एसेट विल बी नील बिकॉज यू ऑलरेडी टेकन अ डिडक्शन ऑफ 100 to 175%. However, if you have not taken the deduction of 100 to 175%, then you will take actual cost as reduced by the deduction. So, for example, if you have taken only 50% deduction, कोई ऐसा करेगा नहीं, but तुमको तो 100 लेने की, you can take 100 but you have taken only 50%. Remaining 50% will now be the cost of your asset. So let's say example, the value of my asset, scientific research asset का value है 100 lakhs. How much deduction I can take as per section 35? We are going to study section 35. For now, believe me, 100 to 175% depending on what asset where it is used. So let's say 100%. तो मैं कितना deduction ले सकती हूँ? पूरा 100 लाख. तो अभी कितना होगा वैल्यू? 0. But instead of taking 100 lakhs, I took a deduction of only 50 lakhs. So what will be the value of my asset? It will be only 50 lakhs. Okay, it will be actual cost as reduced by the deduction. कितना deduction किया? 50 lakhs. Let's say 50 lakhs के बदले 60 lakhs होता, तो अब मैं कितना यूज कर सकती हूँ इसके अंदर? 40 lakhs. I can take it over here. Okay, I can take 40 lakhs over here as the value of my asset. Okay, for the purpose of taking this. Chalo. Now next wala, asset that is converted into business profession asset. So basically they are saying that it was used for some other personal purpose, और अब तुम क्या कर रहे हो कि अब ये business profession का asset हो गया. So let's say if I have a sewing machine with me, okay, I convert that into an asset which is now used for my business profession. दे आर सेइंग एक काम करो, ज़्यादा झंझट मत करो, बिजनेस प्रोफेशन का एसेट है ना, तो जस्ट टेक द फेयर मार्केट एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन. इफ इट इज़ अ गिफ्ट, योर मॉम गिव यू प्लांट एंड मशीनरी, पूरी फैक्ट्री तुमको दे दी, तो तुम्हारे लिए तो फ्री है, तो एक्चुअल कॉस्ट तो तुम्हारा 0 आएगा, है ना. हमने ऊपर देखा ना, यहाँ एक्चुअल कॉस्ट लेते हैं हम, तो तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट तो 0 आएगा. So in that case, what you'll do, even though actual cost is 0, you can't say that you cannot hit a depreciation. Depreciation will be 15% of 0, which is 0. Hence, they are saying that एक काम करो, जो तुम्हारा cost to original owner था, WDV of original owner, वो value लोगे. So you will take WDV to original owner. तो तुम्हारे मम्मी के लिए जो एसेट का वैल्यू था वो आएगा, तुम्हारे मम्मी के लिए जो वैल्यू था वो आएगा. नाउ रीएक्विजिशन ऑफ एन एसेट. व्हाट इज रीएक्विजिशन ऑफ एन एसेट? एसेट विच वाज यूज्ड बाय यू, देन यू गेव इट टू समवन एल्स और यू ट्रांसफर्ड इट फॉर द पर्पस ऑफ योर ओन पर्सनल यूज, एंड देन अगेन यू आर ब्रिंगिंग इट आफ्टर 2 years, यू सिंग चल बिजनेस में ही वापस डाल देते हैं. Okay, so now if reacquisition of the asset is there, you will take lower of, okay, WDV at the time of transfer. And compare it with price paid for acquisition. Okay. नेक्स्ट वन, तो इन दोनों से कंपेयर करोगे, विच एवर इज लोअर यू विल टेक दैट. नेक्स्ट इज द सेकेंड हैंड एसेट. जैसे सेकेंड हैंड एसेट मतलब तुमने अगर कोई सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, ओके, सो नॉर्मली वी टेक द एक्चुअल प्राइस पेड. जैसे एक्चुअल प्राइस पेड लो या व्हाट द असेसिंग ऑफिसर डिटरमाइंस. अगर वो बोल रहा है, तुम तो क्या बोलोगे, सेकेंड हैंड है सर, इसका कुछ वैल्यू नहीं है. सो दे आर सेइंग व्हाट द असेसिंग ऑफिसर डिटरमाइंस. ओके, व्हाट अबाउट अ बिल्डिंग कन्वर्टेड इनटू building which is converted to business profession. Okay, so it is a personal house property. Now I'm saying ये मेरा office बन गया. Okay, so I have an asset which I have been using as my personal house property. They are saying you will depreciate it as though it was
always a business profession asset. Okay, always. जैसे even though it was used for personal purpose, तो तुम्हारे लिए 5% है depreciation for a personal house property, but तुम उसको कितना depreciate करोगे? As though it is a business profession asset, मतलब 10% का तुमको depreciation मिलेगा. तो you will not do, let's say for 5 years I have used it as a residential house property, 5% लोगे, और जब 5 साल के बाद तुमने उसको ट्रांसफर कर दिया, अब 10% डेप्रीसिएशन लोगे. देयर सिंह ऐसे मत करो, काम करो, 10% डेप्रीसिएशन फ्रॉम डे 1 लेना स्टार्ट करो. तो हाउ विल आई गो बैक इन द फ्यूचर? यू डोंट हैव टू गो बैक, यू डोंट हैव टू गो बैक इन द पास्ट. ओके, क्योंकि 5 साल तो यू नेवर अज्यूम दैट यू विल कन्वर्ट इट. देयर सिंह आज की डेट में कैलकुलेशन वापस करो, सिर्फ कैलकुलेशन वापस करना है. तो अगर तुमने 1 करोड़ लिया है, 5 साल के बाद 10% डेप्रीसिएशन हिट करो, और आज की डेट में जो वैल्यू है वो तुम्हारा वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी बच जाएगा. इफ इट इज़ अ कैपिटल एसेट यूज्ड फॉर 35 AD बिजनेस, ये क्या है? एनी स्पेसिफाइड बिजनेस. अगर स्पेसिफाइड बिजनेस है, करेंगे 35 AD, सेक्शन 35 हमको इन डिटेल में करना है. ओके, 35 AD का बिजनेस है और उसका अगर एसेट है, द वैल्यू विल बी नील, द वैल्यू विल बी नील. Okay, now, so what is this? How to find the value of the asset? We are going to do sums on this, so this will become more clear. Okay, now let's see section 32 का एक और extension है. It is additional depreciation. Additional depreciation is available only if you are into मैन्युफैक्चरिंग और पावर डिस्ट्रीब्यूशन, और तुमने नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है. तो जिस साल तुम नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो, वन टाइम, ओके, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज ओनली वन टाइम. हर साल तुमको नहीं मिलता है. नॉर्मल डेप्रिसिएशन हर साल हिट करते हो, एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ वन टाइम मिलता है. तो वो क्या बोल रहे हैं कि जिस साल तुमको डेप्रिसिएशन, जिस साल तुमको नया मशीनरी तुमने खरीदा है, उस साल वी विल गिव यू अ डेप्रिसिएशन ऑफ हाउ मच? एडिशनल 20%. सो नॉर्मली यू टेक 15% इफ इट इज योर प्लांट एंड मशीनरी. अब कितना लोगे? 20% मोर, सो 35% हो गया. बट अगर तुमने वही प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड ओनली फॉर लेस देन 180 days, देन इट विल बिकम 7.5%. तो इन दैट केस योर एडिशनल डेप्रिसिएशन विल ऑल्सो बी 10%. However, there is one exception to this, exception as in there is one provision to this. They are saying that जो balance, let's say मेरा asset I have used for asset, that is my plant and machinery. Okay, I have used for 100 days. Okay, and this is a new asset or new plant and machinery in manufacturing sector. जैसे मैन्युफैक्चरिंग सुना ना, इट शुड स्ट्राइक दैट हाँ इसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा. ओके, द प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू लेट्स से फॉर ऑल पर्पसेस इज 2 lakhs. ओके, आई हैव यूज्ड फॉर 100 days. दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द डेप्रिसिएशन दैट यू आर गोइंग टू इनकर. सो 200 पे तुम डेप्रिसिएशन हिट करोगे. कितना हिट करोगे? 7.5% के हिसाब से फॉर द ईयर. बाय 7.5%, रीजन बीइंग इट वाज यूज्ड फॉर लेस देन 180 days. ओके, तो ये कितना होगा? ओनली डेप्रिसिएशन दे आस्किंग, तो कितना होगा? ओके, 15 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा. However, he will also get an additional depreciation of how much? 10%, because it is used for less than 180 days. तो ये कितना होगा? 20. So total depreciation will be how much? 35 will be the total depreciation. However, ये जो यहाँ मैंने क्या बोला, वन टाइम मिलता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है. यहाँ क्या होगा? नेक्स्ट ईयर भी उसको इतना डेप्रिसिएशन लेने मिल जाएगा. एडिशनल डेप्रिसिएशन दैट इज 10% इज अलाउड इन द कॉन्सिक्वेंट ईयर एज वेल. सो इन द नेक्स्ट ईयर अगेन ही कैन टेक अ 10% depreciation again in the next year. This is only for if an asset is used for less than 180 days. Okay, now let's go ahead. इसका ही additional depreciation, but they are saying if the asset is held, if the asset is purchased by manufacturer
in backward states. सो ये जो तुम्हारा एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है ना, सारे कंडीशन सेम रहेंगे. एडिशनल डेप्रिसिएशन सडनली विल गो अप टू 35%. सो 15% तो मिल रहा है प्लस 35% एडिशनल डेप्रिसिएशन हो जाएगा. सो इफ the same provision of additional depreciation, okay, if a new plant and machinery, now again and again I am using the word new plant and machinery, is purchased by a manufacturing unit in a backward states, okay, backward areas of Andhra Pradesh, Telangana, Bihar and West Bengal, then the additional depreciation will be 35%, will be 35% for 180 days or more. Otherwise it will be 17.5% for less than 180 days. Okay, now again same thing, अगर less than 180 days है, balance additional debris of 17.5% allowed in next year. Okay, again this is one time, बट अगर आधा डेप्रीसिएशन लिया है, अगर आधा डेप्रीसिएशन लिया है तो तुम नेक्स्ट ईयर उसको रिमेनिंग आधा ले सकते हो. आधा क्यों लेंगे? क्योंकि तुमने 180 डेज से कम यूज़ किया है. ओके, Well, in the next year it would be 17.5 plus 15%. Correct. And this year it will be 35 plus 7.5%. Okay, chalo. Now depreciation in case of power generating units. Now, if you see the depreciation in case of power generating units, मैंने आगे बोला सब जगह you are allowed WDV. However, over here there is an exception. They say that तुम SLM use कर सकते हो. Now, अगर तुमको पता है SLM और WDV में डिफरेंस, एक बार सिर्फ एक एग्जाम्पल लेते. लेट्स से माई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% WDV मेथड, तो फर्स्ट ईयर में 10 आएगा, 90 हो गया. नेक्स्ट ईयर में 9 आएगा, ओके 81 आ गया, फिर 8.1 आएगा, एक्सेट्रा करके ये देखो कम होते जाएगा. एंड इन नो सिचुएशन विल योर वैल्यू विल जीरो, बिकॉज इट विल कीप ऑन रिड्यूसिंग. ओके, इट विल कीप ऑन रिड्यूसिंग, इट विल नेवर बिकम जीरो, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा. हाउएवर लेट्स से दिस, अगर ये SLM मेथड में 10% डेप्रिसिएशन बट SLM मेथड, तो 100, ये 10 हो गया, ये 90 हो गया, 80, then 70, 60. In 10 years it will become zero. Agreed? And so on and so forth. And one day this value will become zero. This is achievable. So they are saying in power generation units, because there is so much cost involved to purchase the asset, जो तुम्हारे power generating units है, wind machines हो गई, thermal energy हो गया, etc., solar energy हो गया, these power generating units incur huge amount of expenditure in plant and machinery. So they are saying for them the only exception is that we are going to allow you a SLM method. You can use an SLM method. And when I say power generation, it is applicable to generation, distribution, okay, so generation and distribution of power. Okay, तो इसमें क्या है, SLM basis of depreciation can be used. Okay, so now if you see, this is an option, SLM can be used. However, if they go for SLM, if they choose SLM, they cannot go to WDV. ओके, ये सही है कि अगर देखो यहाँ ऑप्शन दिया SLM कैन बी यूज, नॉट नेसेसरी दे वांट टू यूज इट.
Okay, so once they exercise the option, it is full and final. They cannot go to the other option. ये सही है. Now next देखो, sale of asset. ये important है. Now when they sell the asset, there could be two situations. Situation 1, now I will situation 2. Now let's take, if you're selling of an asset which is used for power generation, तो तुमने let's say SLM method यूज़ किया है और 100 का एसेट है, 3 साल यूज़ किया तो 10 डेप्रीसिएशन मारा, तो 30 का डेप्रीसिएशन मार दिया. आज के टाइम में वैल्यू उसका 70 है. जस्ट एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू. ओके, एक एसेट है 100 और 30 तुमने SLM मेथड से डेप्रीसिएशन मार दिया तो उसका रिटन डाउन वैल्यू 70 है. अब द अमाउंट दैट इज पेड, तुमको कितना मिला? 80 मिल गया. सॉरी 80 नहीं, 50. 50 is paid and how much is the WDV? 70. So can I say you have incurred a loss? How much is the loss incurred? 20. They are saying this loss, okay, you take it as a terminal depreciation. This loss you can write it off as a terminal depreciation. वापस देखो ये क्या बोल रहे हैं, अगर तुमको लॉस हुआ है वो लॉस को तुम राइट ऑफ करो एज अ टर्मिनल डेप्रीसिएशन. ऐसा कहीं कोई देता नहीं है. अगर तुमको लॉस हुआ है, बुक योर लॉस. दे आर सेइंग यू राइट ऑफ द लॉस एज अ डेप्रीसिएशन ऑन द एसेट. सो इफ आई हैव टू, दिस विल बी 50 विच विल बी द सेलिंग प्राइस. 20 का लॉस दिखेगा मुझे. 70 की चीज़ मैंने 20 में, अरे 50 में बेच दी तो 20 का लॉस दिख रहा है. They are saying this you hit another depreciation called terminal depreciation. Okay, terminal depreciation. So what will be the actual, if you hit a depreciation, extra depreciation on the value of the asset, तो 70 के जगह तुम्हारा asset का value 20 और 20 से कम हो जाएगा, 50 हो गया. There will be no loss incurred. You got to hit a extra depreciation. You got to hit a extra depreciation. ओके, ये आराम से देखो क्या किया मैंने. ओके, इफ इट इज लेस द अमाउंट कैन बी यूज, कैन बी शोन एज अ टर्मिनल डेप्रीसिएशन. नाउ लेट्स टेक अनदर सिचुएशन. अमाउंट पेड इज मोर देन द WDV. सो लेट्स टेक एग्जाम्पल. एसेट का वैल्यू 100 है, मैंने 30 का है उसके ऊपर डेप्रीसिएशन हिट किया, 70 का एक्चुअल रिटर्न डाउन वैल्यू है. जब बेचने गए ना मुझे 120 रुपया मिल गया. सो दिस इज़ द रिटर्न डाउन वैल्यू, दिस इज़ द सेलिंग प्राइस. सो सेलिंग प्राइस 70 की चीज़ 120 में बेच दी तो 50 का क्या हो गया, मुझे प्रॉफिट हो गया. ओके, दे आर सीइंग दिस प्रॉफिट अमाउंट पेड इज मोर देन द रिटर्न डाउन वैल्यू. ओके, और कंसिडरेशन इज मोर, दिस विल बी अ profit. A profit situation, they are saying, then we will take into account something called as a balancing charge mechanism. Okay, balancing charge mechanism. देखो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं where there is, okay, now see here what I have written. I am saying this profit will be taxed as, अगर profit है तो tax होगा as per the balancing charge mechanism. Balancing charge, ये balancing charge mechanism क्या है? दे आर सेइंग दैट तुम एक्चुअल कॉस्ट जो तुम्हारा एसेट का है, तो हमारे केस में हमने 100 का लिया है एसेट वैल्यू, ओके, माइनस द रिटन डाउन वैल्यू. सो लेट्स टेक दिस, आई एम राइटिंग इट हियर. सो एक्चुअल कॉस्ट मेरा 100 है माइनस द रिटन डाउन वैल्यू 70, तो एक हो गया 30. अनदर दे आर सेइंग अमाउंट पेड एज कंसिडरेशन 120. सेलिंग प्राइस का मुझे कंसिडरेशन इतना मिला है, रिटन डाउन वैल्यू इज 70.
whichever is lower, so this amount is lower, they are saying that will be your income from business profession. That will be your income from business profession. And they are saying one more thing, that they are saying there will be capital gains also involved. And capital gains on what? Amount paid, मतलब जो तुमको पैसा मिला है 120 माइनस द एक्चुअल कॉस्ट. एक्चुअल कॉस्ट तुम्हारा एसेट का कितना है 100, तो 20 का क्या होगा, इसके ऊपर कैपिटल गेन्स आ जाएगा. वापस देखो, तो इन इफेक्ट तुमको 50 का ही इधर ये कैपिटल गेन्स पे टैक्स होगा, और ये प्रॉफिट जो है तुमको कितना टैक्स होगा, ये 30 पे. प्रॉफिट किस पे? एक्चुअल कॉस्ट माइनस रिटन डाउन वैल्यू, कंपेयर इट विद अमाउंट पेड और कंसिडरेशन माइनस रिटन डाउन. दोनों चीज में रिटन डाउन वैल्यू भी सब्ट्रैक्ट होता है, एक्चुअल कॉस्ट या कंसिडरेशन, दोनों में से whichever is lower that will be your income from business profession. Also, okay, the selling price, actual cost is your cost of asset. तो वो हो गया selling price minus actual cost. When we see capital gains, you'll understand. Selling price minus cost price is nothing but profit. Okay, so now they are saying that ये amount जो 20 है, this will be taxed as income from capital gains. We are not concerned from capital gains, don't worry about it. अभी क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्रॉफिट है वो बैलेंसिंग चार्ज पे होगा, जो लॉस है वो टर्मिनल डेप्रिसिएशन हो जाएगा. सिंपल इतना याद रखो अभी के लिए. ओके, व्हाट इज दिस? It has to be. It's a power generating asset. ओके, जिसका वैल्यू इज 1 लाख. ओके, SLM पे तुमने डेप्रीसिएशन मारा, लेट्स से अराउंड 30,000. सो यू से रिटन डाउन वैल्यू इज नथिंग बट 70,000. करेक्ट. नाउ एसेट इज सोल्ड एट 90,000. Okay, you have to say how this will be treated. Okay, so asset is sold at 90,000. The taxability. Now simple है, तुमको पहले डिटरमाइन करना है प्रॉफिट सिचुएशन है क्या लॉस. Now selling price is 90,000. You compare it with the written down value. कितना है written down value? 70,000. तो 20,000 का क्या हो गया? Can I say profit? है ना? If there is a profit of 20,000, this profit will be taxed as per the balancing charge mechanism. Okay? Balancing charge mechanism क्या बोलता है? Lower of, okay, A and B will be the income from business profession. तो क्या है? Actual cost minus WDV and selling price or consideration minus WDV. So in this case कितना होगा? Actual cost मेरा asset का कितना है? Original cost 1 लाख माइनस रिटन डाउन वैल्यू 70, तो ये हो गया तुम्हारा 30,000. ओके, यू कंपेयर इट विथ सेलिंग प्राइस ऑफ द एसेट इज 90 माइनस रिटन डाउन वैल्यू 70, तो तुम्हारा ये आंसर क्या हो गया 20. लोअर ऑफ द टू विल बी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. सो इन माई केस दिस विल बिकम इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. Okay, fair. And there is one more thing. So this is going to be income from business profession. Any problem over here? Lower of the two. लोगे. दूसरा वो क्या बोल रहे हैं? Okay, your capital gains भी यहाँ लगेगा. Okay, capital gains कैसे करते हो तुम? Gains मतलब profit. Okay, selling price minus original cost of asset. Okay, cost of asset. Original cost of asset. Selling price हमारे केस में 90 था. ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है 1 लाख.
यहाँ कुछ गेन का सवाल ही नहीं है, नेगेटिव आ रहा है. सेलिंग प्राइस इज 90 एंड दिस इज 1 lakh, सो देर विल बी minus 10,000. देर विल बी नो कैपिटल गेन्स टू टैक्स इट. ओके, नो कैपिटल गेन्स नहीं आएगा. ओके, ये समझ में आया? आई एम गोइंग टू चेंज अ लिटिल बिट इन द क्वेश्चन, तो आराम से देखो, पूछो अगर कुछ डाउट है तो. Okay, if it is negative, no capital gains, since amount is negative, you can't hit. Okay, now I'm changing something over here. Instead of 90,000, asset is sold for let's say 50,000. If asset is sold for 50,000, things will change drastically. देखते क्या क्या होता है. या प्रॉफिट का सवाल ही नहीं आएगा, या लॉस आ जाए. ओके, सो बैलेंसिंग चार्ज होएगा ही नहीं. सो ये सब चला है. कैपिटल गेन्स भी नहीं होगा. ये सब कब देखेंगे? जब प्रॉफिट सिचुएशन है. ये केस में प्रॉफिट सिचुएशन है ही नहीं. ये केस में तो मुझे लॉस दिख रहा है. ओके, कितना लॉस दिख रहा है? 8,000. What is the selling price? Asset is sold at 50,000. Okay, and what is the written down value? 70,000 है ना. So 20,000 का लॉस है. Now this loss, what they are saying, you hit it off as a terminal depreciation on the asset. You will hit it as a depreciation. अपनी बुक्स में depreciation दिखा दो और बुक को close it. So if the written down value is 70, now you will written down value is 70, you can hit further depreciation of 20,000. So तुम्हारा value कितना हो गया? 50,000. There will be no loss. Okay, it is treated as a terminal depreciation. Simple. Okay. Ma'am, what do you mean by terminal depreciation? हाँ, terminal depreciation is जब asset सब खत्म हो गया, एक last depreciation मार के close the books. Okay, and it is only allowed for power generating units. What is terminal depreciation? The depreciation, the loss which is going to be will be now taken as a depreciation. This is actually a loss. So After however selling, big the loss may be, you can use it as depreciation Correct. in any other asset. correct. So now if अरे जितना यहाँ तुम हिट करोगे WDV, okay, उतना वैल्यू कम हो जाएगा. You, it's not required to go to any other asset. So let's say even if this was okay, if I change the amounts, this it will never go beyond the WDV, and even if at all it goes to beyond the WDV, you can hit it to any other asset. Okay. But हाँ, most of the time ये WDV absorb कर लेगा. Okay, now another thing. Okay, from this is available only to power generation units. Do not hit it to every other asset that you find. Okay, ये सिर्फ बैलेंसिंग चार्ज मैकेनिज्म इसके लिए था. नाउ नेक्स्ट वी हैव इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व. दिस इज नॉट अवेलेबल एनी मोर. ओके, ये तुम्हारा लास्ट जो था ये आया ही था 1/4/15 से लेकर 31 मार्च 20 तक. ओके, 5 साल के लिए आया था. ये 5 साल ख़त्म हो गया. Okay, we don't need to study anything in this regard. There was a special section that was put in just for your ज्ञान. देख लो क्या है. Section 35 AD, they allowed a special reserve that you could show in your books as an expenditure. तुम अपनी बुक्स में एक्सपेंडिचर दिखा सकते थे, किसी को देना नहीं है, सिर्फ बुक एंट्री करनी है. ओके, क्या 15% ऑफ द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट. It was not a depreciation, it was a reserve that you could show in your books. What was the value of that reserve? 15% of the cost of new asset that is purchased by a manufacturing company. Okay, ये and ये क्या कर सकते थे तुम? In during this period, if you have purchased any asset, you can show 15% as investment allowance reserve. This is not there anymore. Ma'am, this is section 32 AD, ma'am. हाँ, sorry, 32. 35 is your specified business. 32. Okay.
इसके बाद we have done with section 32. Now let's go to special deductions. Now, pay attention. Whenever we are studying any tax, जब हमने one of the first lectures we took, we saw that only revenue expenditures are allowed as a deduction. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं. इफ़ आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज़, ओके, आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज़. अब ये 1 लाख रुपए में से मैंने क्या किया? I purchased a car. Okay, if I purchased a car, I will still have to pay tax on this, and I'm talking about business professional. Okay, partner, I am a partner, I am earning money, it will be tax under income from business profession. 1 लाख रुपया मैंने कमाया, उसकी जाके मैंने कार खरीद ली. अब इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या बोलेगी? ये तो तुम्हारा एसेट है. अगर एसेट है तो तुमको इसका 1 लाख पे फिर भी टैक्स देना पड़ेगा. ओके, हाउएवर, so this will still be taxed. However, I am earning 1 lakh rupees and I have expenses, rent expense, okay, repairs expense, insurance expense, depreciation expense, okay, और ये सारा खर्चा करके सैलरीज मुझे पे करनी है, वेजेस पे करने हैं, रेंट पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है. ये सब चीज़ें मेरे लिए खर्चे हैं. और कितना बचा? 0. चलेगा. यहाँ तुमको नो टैक्स, क्योंकि तुम्हारा एक्सपेंस सब दिखा दिया. दिस इज नॉट अलाउड एज एन एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज एन एसेट. दैट इज द रूल. ओके, दिस इज द रूल. नाउ okay, now there is an exception to the rule. They are saying that section 35 tells you that, listen, you have incurred a capital expenditure, but we are allowing you to take as a deduction. You have incurred a capital expenditure, we are allowing you to take it as a deduction. So deduction of capital expenditure. Okay, why? Because they are telling you we will hit a deduction. और इतना ही नहीं, they are being extra nice and saying that, listen, this deduction we are giving you over and above. Okay, अगर तुमने 100 रुपया का एक्सपेंडिचर इनकर किया है, we are giving you more than 100. Okay, because this is special deductions that you have incurred, and most of the time this is for scientific research expenditure, scientific research और capital research expenditure. तो देखते हैं क्या क्या है. तो रूल इज सिंपल. अगर रेवेन्यू एक्सपेंस है तो कितना डिडक्शन मिलेगा? 100% डिडक्शन मिलेगा. ओके, देन something to research association in amount paid to research association 150%. With effect from 1/4/20 it is 100.
Okay, we'll continue with the list, but अभी देखो, I'm saying that 100% of revenue expenditure is allowed as a deduction. तुमने अगर 1 लाख रुपया खर्चा किया, 1 लाख का डिडक्शन ले लो. Amount paid to a research association to do certain research. They are saying that this is actually a capital expenditure because this amount of research will give you a benefit over a long period of time. However, because it is a part of section 35, they are saying पूरा amount deduction ले लो. Okay, तो अभी ये अमाउंट पेड टू रिसर्च एसोसिएशन, व्हेन आई से रिसर्च एसोसिएशन इट शुड बी नोटिफाइड रिसर्च एसोसिएशन. इट इज 150%, बट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/20 इट हैज बिकम 100%. ओके, सो अभी 100% हो गया है. अमाउंट पेड टू कंपनीज हुज मेन ऑब्जेक्ट्स इज साइंटिफिक रिसर्च. So if instead of paying to a research association, you paid to a company, and this is again a recognized company which is recognized by the central government, state government, etc., to do scientific research on your behalf. Like most companies don't have the infrastructure to conduct a research. Okay, they outsource it, and in that case when you pay money to those companies to conduct a research on your behalf, that amount is allowed as a 100% deduction. It is allowed as an expenditure. Similarly, not necessarily all your expenses are for scientific research. हो सकता है तुमको social research करना है to first figure out के whether there is scope in the market or no. So you will do a statistical research, a social research to understand how the market is. Now this is also allowed as a deduction, that is up to 100% of the amount. जो तुमने स्पेंड किया है रिसर्च जानने के लिए मार्केट कैसा है, वो सब पूरा 100% अलाउड एज अ डिडक्शन. नाउ अंडरस्टैंड दिस. कैपेक्स ऑन साइंटिफिक रिसर्च फॉर बिजनेस. सो तुम्हारे बिजनेस के लिए तुमने कुछ साइंटिफिक लेट्स से लेबोरेटरी तुमने सेटअप करी है, या कोई रिसर्च के लिए तुमने कोई मशीनरी खरीदा है. In that case, the capital expenditure that you incur to set it up, okay, that is allowed as a deduction. Sometimes what happens, even before you enter into the market to start your business, you might have incurred a capital expenditure. So 3 years prior to commencement of business, even the capital expenditure incurred 3 years prior to commencement of business for any scientific research you have incurred any expense, पूरा 100% is allowed as a deduction. इसका एक exception है, not allowed for land. तुम land नहीं खरीद सकते क्योंकि land पे anyway there is no depreciation, nothing. So अगर तुमने land खरीदा है for the purpose of setting up a scientific research laboratory, they are saying that land के ऊपर तुमने अगर this is a capital expenditure, setting purchase of land के लिए no deduction you will get. However, if you made a building, you made a laboratory, वो सब तुम्हारे लिए asset होगा, तो भी तुमको यहाँ capex you can get it as a deduction. Okay, let's go ahead. Some paid to a national laboratory, IIT, new university. ये सब के लिए 150% है, बट फ्रॉम 1/4/21 it will be 100% only. मैंने 1/4/20 सॉरी यहाँ भी 1/4/21 है, तो दिस इज 1/4/21 के लिए फिर 100% हो जाएगा. ओके, सो अभी भी तुमको ये 150% मिलेगा, उसके बाद 1/4/21 के से यू विल गेट ओनली 100%. दिस इज इम्पॉर्टेंट. 7th वन फॉर इन हाउस रिसर्च. बहुत सारी कंपनीज के यहाँ इन हाउस रिसर्च होता है, but this is only for research of biotech companies. Then they are in pharma companies, or they are into drug trials. Here you get 150%.
however from 1421 this amount is also 100%. ओके, तो ये सब अभी हमने क्या देखा, आराम से देखो. We have seen in this case where all is a capital expenditure, and even in case of capital expenditure you are getting a deduction. See the last one, what for sixth वाला हमने देखो क्या लिखा, sum paid to a national laboratory IIT specified person to conduct research on your behalf. हो सकता है you're doing an in-house research, but that is applicable only for a biotech or a pharma company or a clinical research company. तुम्हारा काम ही है research करना. तो वो सारी कंपनीज़ ने अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, कैपेक्स इनकर किया है, मशीनरी खरीदा है, ओके, सो यू विल गेट अ डिडक्शन ऑफ 150%, और अभी 100% हो जाएगा. ओके, आराम से देखो. सो इफ़ यू सी ओवर हियर, दीज assets that you are going to purchase are now allowed as a deduction. Let's say we are talking about a plant and machinery that a pharma company had purchased, and now which was used as a scientific research purpose, and now they are transferring it as any other machinery. So from a scientific research asset, they are going to transfer it into a common business asset. If it is a scientific research asset, they must have availed 150% deduction. So when it is now transferred as a normal business asset, what will be the value of that asset? Value of the asset will be 0. Why? Because you will take the original value, subtract the deduction that they have availed. They have availed full 100%, उससे ज़्यादा ही लिया है, तो वैल्यू 0 आएगा. ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. अगर तुम्हारा साइंटिफिक रिसर्च एसेट ट्रांसफर होके बिजनेस एसेट बन जाता है, तो कुछ वैल्यू होगा ना, बुक्स में क्या लिखोगे वैल्यू of that asset? The value of that asset will be recorded as 0. Reason being, you have already availed a deduction on that asset. Okay, चलो. Yes, all these are under section 35. Section 35 is your deductions for special deductions for capital research expenditure और scientific research expenditure. ये सब इधर आएगा, और ये सारे capital expenditures है जिसके लिए तुमको deduction मिल रहा है. Okay, now let's go forward. If you see specified businesses, I've written 15 businesses over here. Let's go through each one. What is the peculiarity? ये क्यों इतना important है? ये सारे businesses में अगर तुमने कुछ भी खर्चा किया है, उसमें तुमको 100% का डिडक्शन मिल जाएगा. 100% डिडक्शन, 100% डिडक्शन allowed. ओके, अर्लियर देयर वाज सर्टेन बिजनेसेस जिस पे 150% भी अलाउड था, अब सबके लिए 100% कर दिया है. 100% डिडक्शन. देखेंगे पहले क्या क्या है ये बिजनेसेस, एक बार लेट्स गो थ्रू दैट. द फर्स्ट वन, कोल्ड चेन फैसिलिटी. यू ऑल डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग, इट्स एन ऑब्जेक्टिव पेपर. यू ऑल जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, ये सब याद रखना है. ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एनी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर. ओके, हॉस्पिटल्स विथ मिनिमम 100 बेड्स, at least 100 beds should be there. Okay, any fertilizer plant, cross country pipeline for your crude oil etc. Any economic housing project, affordable housing project जिसको बोलते हैं, होटल जिसमें 2-star रेटिंग है एटलीस्ट. ओके, स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट, एनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दैट यू आर बिल्डिंग, बी कीपिंग, वैक्स कीपिंग एक्सेट्रा, बी हाइव्स एक्सेट्रा, ऑल दैट यू कीप. देन इनलैंड कंटेनर डेपोज, बड़े बड़े जो डेपोज होते हैं. देन वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर, स्लरी पाइपलाइन, देन सेमी कंडक्टर फैसिलिटी, क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन. ये सारे 15 बिजनेसेस दे हैव आइडेंटिफाइड एज अ स्पेसिफाइड बिजनेस. They have identified as a specified business. They are saying 100% deduction on capital expenditure incurred for these businesses. So basically if you set up a hospital जिसमें 100 बेड्स है, तो वो हॉस्पिटल ऐसे ही थोड़ी खड़ा हो जाएगा. You will need a building, you will have to construct. That is a capital expenditure. Capital expenditure is your assets. Then तुम्हारे अंदर बहुत सारे मशीनरीज आएंगे, बेड्स आएंगे, you'll have furniture, fixtures, all of that पे 100% deduction allowed on the capital expenditure incurred. 100% of deduction allowed for the capital
expenditure incurred. Okay, this is important, एक बार देख लो सारे. So whenever I incur any expenditure, so let's say I have purchased the asset, the full building I have incurred in a span of 3 years. 3 years तक I can take a deduction. Okay, because I am into specified business, the capital expenditure that I incurred over the course of my business is allowed as a deduction. Unlike the earlier ones, जहाँ हमने देखा सेक्शन 32 में, अगर नया प्लांट एंड मशीनरी है वो वन टाइम यू विल गेट अ एडिशनल डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा. यहाँ ऐसा नहीं है, स्पेसिफाइड बिजनेस है, पूरा डिडक्शन ले लो. नाउ समटाइम्स व्हाट हैपेंस, लेट्स से आई सेट अप अ होटल. ओके, 2-star होटल मैंने सेटअप करी एंड आई टेक ऑल द कैपिटल एक्सपेंडिचर. बेसिकली आई डोंट हैव टू पे एनी टैक्स, सारा एक्सपेंस दिखा दो. अब मैंने बेच दिया वो एसेट. ओके, दे आर सेइंग ऐसा नहीं चलेगा. अगर तुमको 35 AD का डिडक्शन चाहिए, द एसेट शुड बी यूज्ड फॉर एटलीस्ट 8 years. शुड बी यूज्ड एटलीस्ट फॉर 8 years. सो ऐसा नहीं होना चाहिए यू टेक द बेनिफिट्स एंड देन मूव आउट. यूज द एसेट फॉर 8 years इन द स्पेसिफाइड बिजनेस जो तुमने, जिसके लिए तुमको डिडक्शन मिला है. सिमिलरली इफ यू हैव नॉट यूज द एसेट फॉर एंटायर 8 years, जो तुमको हमने डिडक्शन दिया है वो हम डिडक्शन वापस ले लेंगे एज दो इट इज़ एन इनकम. वी विल शो इट एज एन इनकम. तुमको डिडक्शन लिया है तुमने, अब वो तुम्हारे लिए इनकम आ जाएगा बिकॉज हमने तुमको डिडक्शन दिया था जब एसेट खरीदा है. बट वो एसेट का क्या कंडीशन था, 8 साल यूज़ करना है. तुमने तो किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया या तुमने बेच दिया या यूज़ नहीं किया एसेट. तो अब जो 8 साल की तुमने कंडीशन नहीं, यू नॉट कंप्लीटेड इट, दैट अमाउंट ऑफ डिडक्शन दैट यू हैड अवेल, लेट्स से द वैल्यू ऑफ द एसेट वाज 1 lakh. आई शोड 1 lakh एज एन एक्सपेंस. नाउ दैट 1 lakh विल बी शोन एज एन इनकम, सो नलिफाई हो जाएगा. तो बेसिकली अगर नहीं यूज़ किया तो इट विल बी शोन एज एन इनकम. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. Now let's go ahead to the other sections. Section 35AC क्या बोलता है? Again, these are all capital expenditure. Anything you see in section 35, okay, will be all capital expenditures. अभी हम लोग ने देखा, अब we are going ahead. So this is a contribution that you have made to a public sector company or local authority which is approved by the National Committee for Social Economic Welfare. So basically social economic welfare के लिए AC ज़रूरी है. ओके, अगर 35 AC इस सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए तुमने एक्सपेंडिचर किया है पूरा 100% ऑफ द अमाउंट दैट यू हैव इनकर्ड फॉर द बेटरमेंट, ओके, देन इट इज़ अलाउड एज अ डिडक्शन. सो बेसिकली लाइक अ डोनेशन, चैरिटी. पब्लिक सेक्टर कंपनी को तुमने पैसा दिया है, PSU को अगर कोई पैसा दिया है तो सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, ओके, देन 35 AC के अंदर पूरा 100% डिडक्शन ले लो. Now 35 AD we studied over here, 15 businesses है. Okay, 35 CCA, CA, okay, CA के लिए रूरल डेवलपमेंट, अप्रूव फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट सेटअप. सो इफ यू हैव पुट एनी मनी इन अ फंड, ओके, आई पेड मनी टू Zubair, okay, I will not get a deduction. But if I pay money to some approved fund, I will get a deduction. कितना? 100% तुम इसका कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन ले सकते हो. 100 रुपीज़ डाला, पूरा 100% ले लो. CCA. 35D. D is preliminary expenses. This is important. They are saying that preliminary expenses, if you had incurred, the word itself says that it is preliminary before you actually start your business and you have incurred any expenditure. So business स्टार्ट करने से पहले अगर तुम्हारा एक्सपेंसेस इनकर हुआ है, so you can claim a deduction, okay, under section 35D. Now what they are saying, how much deduction you can claim. If you see over here, they are saying that the amount of deduction we will allow, but in 5 equal installments. 5, so over a period of 5 years you can take it, okay. And they are saying that हम कितना तुमको देंगे, actual preliminary expense or 5% of the project cost, whichever is lower,
Okay, whichever is lower. Actual expense of 5% of project cost, whichever is lower. ये important mark करो 35D. Okay, इसके ऊपर we will do one sum. And actual expense of 5% of project cost, and they are saying how to come to this project cost. They are saying that तुम्हारा actual project cost है, actual cost of project, you compare it with the total capital employed. Okay, इसका 5% लो और इसका 5% लो. whichever is higher will be the project cost. Okay, whichever higher will be the 5% project cost which you will take here, which you will compare with actual expense. तो इसमें दो चीज़ें करना है. First thing you have to take the actual cost or 5% of capital employed, whichever is higher, which will be the project cost. Okay, if capital employed is higher, that will become your project cost, what we will take here. That you compare with the actual expense, whichever is lower, उसका तुम amount लोगे, which will be the preliminary expense which will come here. And वो preliminary expense का तुम क्या कर सकते हो, 5 equal installments में तुमको लेना है. We will do an example for this. Okay, first step क्या है इसके अंदर, I'll write it here. Step 1, you will take the actual cost incurred, you will compare it with capital employed, and when you say actual cost is all 5%, whichever is higher, that will become your project cost. Okay, वो project cost को तुम compare करोगे with your actual expense, actual preliminary expense. Whichever is lower, that will become your preliminary expense. That you will divide by 5. जो भी amount आया, that will be allowed every year for the next 5 years. So this is step 1, this is step 2, and then you will divide by 5, that is step 3. Okay, now Ma'am, बोलो. actual cost and Actual cost is the cost of the entire project. Okay, and actual expense, actual cost, when I say actual cost of the entire project, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा preliminary expense is the actual cost of the project. तुम्हारा project, it could be setting up of a solar power plant or a wind mill. In that case, the project cost will be 100 crores. Preliminary expense will be तो 5 लाख होगा, 10 लाख होगा at the max. Okay, so this is actual cost of project. Compare it with capital employed, whichever is higher. Okay. Okay, next is DD. DD is any demerger. Demerger करोगे तो खर्चा तो होगा, जो भी खर्चा हुआ पूरा डिडक्शन मिलेगा 100%, बट इन 5 equal installments. In 5 equal installments, similar to your preliminary expenses, which is also in 5 equal installments. DD दादाजी, जैसे वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन, याद है हमने VRS करा था, 1 लाख रुपए का तुमको ये मिल सकता है VRS compensation. We saw different conditions to that. Now what they are saying, in voluntary retirement compensation, I as a business person, if I'm providing this voluntary retirement scheme, for me it is an expense, so that expense you can take as a deduction. कितना डिडक्शन ले सकते हो? अगर तुमने VRS स्कीम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए दिया है तो वो VRS के लिए पैसा चाहिए, तो वो बोल रहे हैं हाँ ठीक है, 1/5 of the amount paid you can take in. So basically you can take the entire amount, how much, in 5 equal installments. So every year 1/5 deduct होगा. Okay, let's go to the next one. This is section 35 CCB. CCB is conservation of natural resources. अगर तुमने कहीं पैसा दिया है to conserve natural resources and that payment is made to certain associations that are recognized for conservation. Okay, so अगर तुमने कुछ उसके लिए पेमेंट किया है तो you can get a full 100% deduction. CCCCCC is nothing but an extension of what? Agricultural project. So if there is an agricultural project, you are going to provide certain extended benefits, more benefits. In that case, that amount that you incur you can claim as a deduction. Next is 35 CCD.
35 CCD दे आर सेइंग दैट अगर कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बैकवर्ड स्टेट्स में हैं टू डेवलप द स्किल्स ऑफ द यूथ, इन दैट केस यू कैन क्लेम up to 150% of such expenditure you can claim as a deduction. Okay, then there is 35 ABB, that is any telecom license के लिए अगर पेमेंट किया है so you will get a deduction available on what, अगर तुमने 100 crores पे किया है for a period of a 10-year license, so every year you can take 10 crores. 100 crores पे किया है for a period of 10 crore license, so basically they are saying amount paid upon life of the license. So how much I'll get this year? For I'll get 10 crores. Let's say next year, okay, next year, but I have paid 100 crores, so first year I'll get 10, then 10, then 10, ऐसे over a period of 10 years I will get. Again after 5 years I had to pay 50 crores, क्योंकि ये होते रहता है लाइसेंस में, तुमको एवरी टाइम यू विल हैव टू रिन्यू इट, यू विल हैव टू पे. नाउ व्हेन आई हैव टू पे 50 crores, दैट टाइम द लाइफ ऑफ द लाइसेंस is only 4 years are left, so you'll divide it by 4 over here, so around 12.5, okay, I will get as a deduction for the next 5 years. तो 10 करोड़ तो मिल रहा था, फिर और 12.5 करोड़ मिल जाएगा. so for the first 5 years I took 10 crores, या जो है ना over a period of 10 years, then for the next 4 years, ओके, जब मैंने पे किया एडिशनल 12.5 आई विल गेट. इतना कंफ्यूज मत हो, बेसिकली ये याद रखना, जितना अमाउंट पे अपॉन लाइफ ऑफ द लाइसेंस, सिंपल. ओके, 35E. E इज फॉर एक्सपेंडिचर फॉर मिनरल्स, फॉर सर्टेन मिनरल्स, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर सर्टेन मिनरल्स. जितना तुमने एक्सपेंडिचर इनकर किया है पूरा ले लोगे. हाँ, और कितना लोगे, सेम थिंग, जैसे तुमने अगर you have taken for expenditure incurred for all the minerals that you have incurred, and what is unique over here, that is for a period of 4 years immediately preceding that year. तो अगर तुमने मिनरल्स, आज तुमने माइनिंग स्टार्ट की, 4 साल पहले तुमको उसके ऊपर खर्चा करना पड़ता है टू फिगर आउट वेयर टू माइन, हाउ मच टू माइन, हाउ डीप यू हैव टू गो. सो दे आर सेइंग yes, you can take a deduction when the mining project starts. However, even for a period of 4 years before the mining, so before the actual production happens, 4 साल पहले भी तुमने खर्चा इनकर किया होगा, तब का भी तुम खर्चा ले सकते हो. ओके, एंड नाउ द लास्ट पार्ट, सेक्शन 43. नाउ रिमेंबर वन थिंग, ऑल एक्सपेंसेस इफ यू टेक द अक्रूवल सिस्टम, अगर तुमको आउटस्टैंडिंग है तो भी तुम उसका डिडक्शन ले सकते हो. यू कैन शो इट एज एन एक्सपेंस. इफ आई हैव टू पे सैलरी, okay, I haven't paid it, it is due, lockdown mein I was unable to pay, but it is due, I can still show as an outstanding salary and show it as an expenditure. However, in these particular cases, TB, LIC, okay, they are saying that agar tumne actual payment kiya hai, then only you can claim a deduction, otherwise not. So there should be what in this case, actual payment. Actual payment what? Before filing the return. रिटर्न फाइल करने से पहले तुम ये पेमेंट कर दो तो तुम ये डिडक्शन ले सकते. तो रिटर्न हम कब फाइल करते हैं? सितंबर में फाइल करते हैं. ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च को खत्म होता है. तो सितंबर से पहले तुम रिटर्न फाइल कर दो तो यू कैन क्लेम दीज deductions, otherwise you cannot claim the deductions even though it is outstanding. This is again an exception to the rule that accrual mode में क्या है, अगर तुमने actual expenditure incur नहीं भी किया, you can still claim a deduction. So now see, taxes. Any taxes that you have that is outstanding, तुमने पे नहीं किया है, you cannot claim as a deduction. Now next is any bonus to employees. अगर bonus तुमने पे नहीं किया है और commission, you can't claim a deduction. Similarly, leave credit, leave encashment, okay, you cannot claim a deduction. इसमें हम क्या learn करें? TBLIC, okay. Next one देखो, I is any interest on loan. ओके, अगर पेमेंट नहीं किया है इंटरेस्ट ऑन लोन, यू कांट क्लेम अ डिडक्शन. सी इज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युएशन फंड.
ओके, सो ये सब केसेस में एक्चुअल पेमेंट करोगे तो ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट क्लेम अ डिडक्शन. ओके, नाउ Ma'am, हाँ, isn't this section 43BA? कम अगेन. Isn't this section 43BA? You have made us cite 43BA. 43, this section is section 43B. ओके, ये सेक्शन है. चलो, नाउ दिस इज, ये सब हम लोग ने कर लिया, हो गया. ओके, सो वी आर डन विथ सेक्शन 30. नाउ सी व्हाट आई हैव रिटन. I have written two basic situations over here. One is where there are acids in the block, okay, and one when there are no acids in the block. So understand over here, when there are acids in the block and the closing value is positive, what is the meaning of this? Normal situation है मेरे पास, let's take a block of acids, plant and machinery. Okay, I have many plant and machinery, so let's take a situation. 100 is my opening. Okay, I purchased some acids worth 10 and I sold some acids worth 20 and मेरा closing कितना हो गया? 80. So this, what I'm saying over here is this 80 is a positive amount. करेक्ट, हाँ मैम. तो उसमें क्या, कुछ नहीं. अगर ये पॉजिटिव अमाउंट है तो विल यू हिट अ डेप्रीसिएशन? यू विल हिट अ डेप्रीसिएशन, करेक्ट, ऑन दिस 80. ओके, इसके ऊपर जो भी डेप्रीसिएशन आएगा वो हिट करोगे. सिंपल. नाउ लेट्स गो टू अनदर सिचुएशन. अगेन आई हैव एसिड्स इन माई ब्लॉक एंड लेट्स से देयर आर 2 एसिड्स इन माई ब्लॉक एंड वन ऑफ द एसिड आई सोल्ड ऑफ. मैंने परचेजेस कुछ नहीं किया, एक एसिड मैंने बेच दिया 120 में. वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू क्या थी मेरी? ओपनिंग वैल्यू थी मेरी 100. मैंने एसिड एक बेच दिया 120 में. अब कितना बचा? एक एसिड है अभी भी मेरे पास, लेकिन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ब्लॉक इज नेगेटिव. ओके, कैन आई हिट अ डेप्रीसिएशन? येस और नो? अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. देयर आर 2 एसिड्स इन माय ब्लॉक. 2 acids in my block. I sold 1 acid, but I sold it at a very good profit. Okay, so can I hit a depreciation on that block when the value is negative? So मैं क्या करूँ? वापस depreciation hit करूँ? -10 माइनस पॉजिटिव, तो ये -30 हो गया. ऐसा करूँ क्या? नहीं ना, रॉन्ग मैथ्स है. You can't hit a depreciation on a negative amount. Depreciation is to reduce the value. So you will say no depreciation. Okay. कैन आई से दैट दिस इज अ प्रॉफिट सिचुएशन? 100 का एसिड था, तुमने एक एसिड रखा भी अपने पास और 120 में बेच दिया. सो कैन आई से देर इज अ गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. देर इज अ गेन, प्रॉफिट सिचुएशन है. ओके, ये वाला देखो. अब यहाँ देखो, पे अटेंशन व्हाट इज हैपनिंग. देर इज नो एसिड इन द ब्लॉक. सारा एसिड, मैंने सब एसिड्स बेच दिए. हो सकता है आई डोंट वांट एनी प्लांट एंड मशीनरी, आई एम रैपिंग अप. सो see this 100 का ये वैल्यू था, क्लोजिंग वैल्यू व्हेन आई ओपनड, सॉरी इट वाज 100. आई डिडंट परचेज एनीथिंग, सारे एसिड्स 20 में बेच दिए. तो 20 इज अ पॉजिटिव अमाउंट. कैन आई हिट अ डेप्रीसिएशन वेयर देयर आर नो एसिड्स? एसिड नहीं है बट मैं डेप्रीसिएशन हिट करूँ क्या? नॉट पॉसिबल. वाई? देयर आर नो एसिड्स इन द ब्लॉक, सो देयर इज नो रीजन टू हिट अ डेप्रीसिएशन. लेकिन ये क्या होगा? ये तो क्या है, 100 के एसिड्स है, वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू इज 100, आई सोल्ड इट एट 80, सो 20 का क्या हो गया? लॉस हो गया. कैन आई से दिस इज नथिंग बट एज अ लॉस? आई विल कॉल इट एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. ओके, सी द लास्ट सिचुएशन. मेरे पास एसिड्स है ही नहीं ब्लॉक में, सो अगर एसिड्स ही नहीं है, नो डेप्री. ओके, वाई? बिकॉज इन द ईयर 100 के एसिड्स मैंने 120 में बेच दिए, तो 20 का क्या हो गया? प्रॉफिट. I will call it short term capital gains. Okay, remember this. इसके ऊपर questions आ सकते हैं. Sure. Always remember that where there are no acids. Okay, short point इसमें क्या है? No acids in the block. Basically in the block छोड़ दो. अगर acid नहीं है तो no debris. Fair. अगर value
नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब प्रॉफिट सिचुएशन है, तो तुम डेप्री हिट ही नहीं कर पाओगे। 100 का चीज 120 में बेच दिया, ओके 100 का चीज 120 में बेच दिया, तो 20 का क्या है, गेन है ना। सो दिस विल बी अ गेन, कैपिटल गेन्स, एंड वी विल रिकॉर्ड इट एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके, सिंपल। और अगर देर आर नो एसेट्स and the value is positive, no assets, no debris, okay, however if the value is positive it will be a short term capital loss, okay। देखो आराम से, ये वाला केस याद रखना। सेकेंड वाले केस में क्या हो रहा है, तुम्हारे पास 100 के एसेट्स से 120 में एसेट्स बेच दिया, एक एसेट बेच दिया, दूसरा तो है, दूसरे पे भी डेप्री हिट नहीं करोगे क्योंकि एनीवे यू आर इन प्रॉफिट। इफ यू आर इन प्रॉफिट देयर इज नो नीड टू हिट अ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज टू रिड्यूस द वैल्यू, यू आर गेनिंग फ्रॉम इट, सो नो नीड टू अंदर देयर इज। सो व्हाट इफ माई वैल्यू ऑफ द एसेट इज 100, okay, I have to hit a depreciation of 120. I want to hit a depreciation of 120. What is this 20? Okay, मैंने asset है मेरे पास, okay, तो this will become a loss क्योंकि अगर मैंने बेच दिया है तो। बट ये केस में मैंने बेचा कुछ नहीं है, मेरे पास रिटन डाउन वैल्यू है, ओके 100, बट मेरे इतने सारे एसेट्स है, डेप्रिसिएशन 120 हो गया है, ओके। इन दैट केस दिस विल बी अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, okay। Another thing is, let's say if I want to hit, my depreciation is 120 on the asset, this is my asset ka debri, okay। let's see this एक बार वापस से। Understand the concept of unabsorbed depreciation. If there are not sufficient profits in your company to absorb the depreciation, so let's understand, if my profit for the year is 10 lakh rupees, मेरे पास इतने assets है, मेरा actual depreciation on the assets for the year, allowable depreciation is 15 lakhs, okay। 15 लाख का तो मेरा depreciation है, but profit कितना है 10 लाख, तो 5 lakhs क्या हो गया, I won't be, the profit is not sufficient to absorb my depreciation. In that case, that 5 lakhs will be nothing but an unabsorbed depreciation. So what happens if there is an unabsorbed depreciation? I can then go ahead and carry forward for as many number of years, and I can write off whenever there is profit. अगर next year profit हुआ तो तुम उसको, वो जो 5 लाख तुम्हारे पास अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, उसको कैरी फॉरवर्ड करो, उसको लॉस नहीं दिखा सकते। लॉस में क्या होता है, इट इज एक्चुअली, लॉस इज अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड ओनली फॉर 8 years. सो लेट्स से इफ माई डेप्रिसिएशन ऑन माई एसेट्स इज 15 lakhs एंड माई प्रॉफिट फॉर द ईयर, अभी तो कोविड टाइम्स में तो बहुत सारी कंपनीज ने लॉस किया है, प्रॉफिट सिचुएशन ही नहीं है, ओके 10 लाख का प्रॉफिट, बट डेप्रिसिएशन तो होने ही वाला है एसेट्स पे। तो अब तुम क्या करोगे, ये हिट करोगे, दिस इज प्रॉफिट बिफोर डेप्री, ओके, इज दिस मच, तो 5 lakhs क्या हो जाएगा, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। दे आर सेइंग दैट दिस डेप्रिसिएशन यू कैरी फॉरवर्ड फॉर हाउ मच टाइम, फॉर इनडेफिनिट पीरियड, कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब तक तुम उसको राइट ऑफ कर सकते हो फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर, कैरी फॉरवर्ड करो। Swan acquired a machinery for 5,75,000 which includes 75,000 as Senvat credit. जैसे 75,000 credit तुमको समझ में आता है, it should immediately strike you, हाँ, that this 75,000 you're going to subtract. Why? Because this is a credit, है ना, credit है Senvat credit,
तो ये तो तुमको वापस मिलना ही है, तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी से निकाल दो। लोन उसने 3 लाख लिया है, बट लोन पे तुमको कोई डिडक्शन नहीं है, तुमको किस पे है, ये जो तुमने इनकर किया है 25,000 इज द कॉस्ट फॉर द लोन, इंटरेस्ट ऑन द लोन इज 25,000, वो तुमको मिल जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट तुम्हारे लिए, 5,25,000। दे आर सेइंग दैट द मशीन वाज पुट टू यूज ऑन 15/9, तो अगर 15/9, सो यू से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन फेब मार्च, एंड 15 days of September, October, November, December, Jan, Feb and March. So this is almost 6.5 months. Okay, 6.5 months अगर है तो it is more than 180 days. September, October, November, December, Jan, Feb, March. Okay, 6.5 months. 180 days से तो ज़्यादा ही है, तो पूरा डेप्रीसिएशन मिलेगा। पूरा डेप्रीसिएशन रेट तुमको दे दिया है, तो कितना होगा ये कैलकुलेट करो। दिस विल बी द डेप्रीसिएशन। ओके,